आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पाठ 5 का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में पदार्थों के पृथक्करण की 3 विधियों के बारे में पढ़ा, थ्रेसिंग, निष्पावन और हस्तचयन। ठीक है, आज हम अन्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हम पदार्थ में से अशुद्धियों को अलग करते हैं। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी विधि है? चालन। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। अगर हमारे घर में जो आटा हम पिसा के लाते हैं उसको देखें तो उसमें क्या होता है, चोकर होता है, कुछ गेहूं के कण भी हो सकते हैं ना, तो उनके साथ तो हम उससे रोटी या कुछ भी व्यंजन नहीं बना सकते हैं। तो उन अशुद्धियों को क्या करना पड़ता है, हमें अलग करना पड़ता है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। तो हम उसमें किसका उपयोग करते हैं? चालनी का उपयोग करते हैं। और इस तरह से हम जो है इस चालनी के द्वारा आटे को चोकर से अलग करते हैं। आटा परात में आ जाता है और चोकर जो है वो छलनी में रह जाता है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती है। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाती है को दूर किया जाता है। यानी चालन की जो विधि है उसके द्वारा गेहूं में से जो कंकड़ वगैरह है, डंडियां हैं या भूसा जो रह जाता है उनको अलग किया जाता है। इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये है छलनी, है ना, और ये क्या छान रहा है? बजरी जो है वो इससे छान रहा है ताकि इसके जो बड़े बड़े कंकड़ है वो छन्नी के ऊपर रह जाए और जो मिट्टी है वो उससे अलग हो जाए और उसका उपयोग भवन निर्माण में आसानी से कर सके। ठीक है, तो ये बच्चों कौन सी विधि से कर रहा है? चालन विधि के द्वारा। क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। पहले तो हमने क्या किया, सिर्फ आटे को क्या किया, उसकी जो चोकर है उससे हमने अलग किया चलनी की सहायता से। अब जो हमने आटा छाना उसमें क्या करेंगे, चौक का पाउडर बनाकर डाल देंगे, है ना, उसके साथ मिला देंगे। इस मिश्रण का चालन कीजिए, यानी उसको छानिए। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर या आटा पृथक कर सकते हैं? अब क्योंकि चौक का पाउडर और जो आटा है दोनों ही एक ही समान दिखाई देंगे, उनकी जो कणों की आकृति होगी वो भी क्या होगी, समान होगी, वो एक जैसे लगते हैं ना। तो अगर मैं मान लो आटा है, आटे में पाउडर मिला दिया तो क्या उसको पृथक करना चालन विधि से संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों के जो कण हैं वो बराबर होते हैं। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के 2 ऐसे अवयवों जिनका माप में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। यानी ऐसे पदार्थ को ही चालन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं जिनके कणों का माप अलग अलग हो, यानी आकार अलग अलग हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, तभी हम उसको चालन विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। हमारी अगली विधि है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण होते हैं, कुछ बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, उनको तो हम क्या करते हैं, हस्तचयन द्वारा अलग कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो बहुत ही छोटे बारीक कण होते हैं और हमको हाथ के द्वारा हम उसे पकड़ नहीं सकते या आंखों के द्वारा हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन धूल या मिट्टी के कण उसमें होते हैं। तो चावल और दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को हम किस तरह पृथक करेंगे? तो आपने अपने घर में देखा होगा
कि आपकी जो माताजी है दाल और चावल को बनाने से पहले उसको क्या करती है, अच्छी से धोती है, ताकि उसमें जो महीन रेत के या धूल के कण हैं वो क्या हो जाए, पानी के साथ बाहर आ जाए। प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। यह अशुद्धियां जल में चली जाती है ना। अब ये जो छोटी छोटी अशुद्धियां तो कहाँ चली जाती है, जल में चली जाती है, और उसको हम क्या करते हैं, नितार कर अलग कर लेते हैं। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। जब हम पानी में जिसमें चावल या दाल धोई थी उसमें पानी जो है उसको टेढ़ा, बर्तन को टेढ़ा करके हम उस पानी को क्या कर देते हैं, नितार देते हैं, क्योंकि जो रेत या मिट्टी के कण है वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, और हल्के होने की वजह से पैने में बैठकर वो क्या हो जाएंगे, वापस पानी के साथ वापस बाहर निकल जाते हैं। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को तो क्या कहेंगे, अवसादन। जब हमने उस चावल को धोया तो वो जो चावल थे वो क्या बैठ गए, तली में बैठ गए, और बैठने को हम क्या कहेंगे, अवसादन कहेंगे। इसमें कुछ पृथक नहीं हुआ है बच्चों, अवसादन में कुछ पृथक नहीं होता है, सिर्फ हल्के और भारी कण क्या करते हैं, जो भारी अवयव होंगे वो तो तली में बैठ जाएंगे, जो हल्के कण होते हैं वो तैरने लग जाते हैं। इस विधि को क्या कहेंगे, अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अब क्या हुआ, जो भारी कण है वो तो नीचे बैठ गए, अब उसको हम क्या करेंगे, बिना हिलाए क्या करते हैं, उड़ेल देते हैं, तो वो जो मिट्टी के कण है वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और इस विधि को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अवयव मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जैसा चित्र दिख रहा है, अवसादन और निस्तारण को समझाने के लिए हम इस चित्र में देखकर समझते हैं। पहले इस गिलास में देखो क्या लगा हुआ है, मिट्टी और जल का मिश्रण है। इसमें जल है और इसमें हमने क्या किया है, मिट्टी को घोल दिया। अब मिट्टी को घोला तो इसको कुछ देर के लिए हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हम मिट्टी के कण क्या होते हैं, भारी होते हैं, तो वो क्या करेंगे, नीचे तली में बैठ जाएंगे, और जो हल्की अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाएगी, ऊपर तैरने लगेगी, है ना, या धीमे धीमे ये जो मिट्टी है पूरी की पूरी पैंदे में बैठ जाएगी। अब कुछ देर पश्चात हम क्या करेंगे, इस गिलास को तिरछा करके, पानी पानी ऊपर आ जाएगा, मिट्टी मिट्टी नीचे रहेगी, तो इसको तिरछा कर, यहाँ पर तो कौन सी क्रिया हुई बच्चों, पहले अवसादन की, है ना। इसमें भारी कण थे वो नीचे बैठ गए और जो पानी है वो ऊपर रह जाता है, ये तो अवसादन हुआ। अब यहाँ पर जो अवसादन के बाद जो मिट्टी के कण नीचे बैठ गए और जो पानी अलग हुआ, उस पानी को निस्तारण विधि के द्वारा ऊपर से नितार लिया जाता है। तो पानी पानी तो इस गिलास में आ जाएगा और मिट्टी कहाँ रह जाएगी, इस गिलास में रह जाएगी। इस तरह से पानी को मिट्टी से अलग कर लिया जाता है। तो यह जो दोनों विधि, अवसादन और निस्तारण, हल्के और भारी कणों के आमाप में अंतर होता है उसमें किया जाता है, या ऐसी अशुद्धियों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिसमें कि वो एक दूसरे में घुलती नहीं है। जैसे पानी और तेल, वो भी एक दूसरे में नहीं घुलेंगे, तो हम क्या करेंगे, गिलास में पानी लेंगे और तेल भी लेंगे, तो तेल तो ऊपर रह जाएगा, है ना, क्योंकि वो हल्का होता है पानी से, और ग्लास में जो पानी है वो नीचे रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, नितारेंगे, तो पानी क्या आ जाएगा बाहर और तेल अंदर रह जाएगा। इस तरह अवसादन और निस्तारण विधि के द्वारा अघुलित पदार्थ को हम जो है पृथक करते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। जैसे कि चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करेंगे। भाई चाय भी अगर है देखें तो चाय तो कैसे होती है, तरल होती है, और इसकी चाय पत्ती क्या होती है, ठोस होती है। अब इसको अगर हम निस्तारण विधि द्वारा पृथक करेंगे तो ये सही होगा क्या?
नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ जो चाय की पत्ती के कण है वो क्या आ जाएंगे, नितर कर उसके साथ साथ आ जाएंगे। तो इसके लिए हम अलग पृथक विधि काम में लेंगे। अक्सर आप चालनी का उपयोग करते हैं। चाय को चाय की पत्ती से अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, छन्नी का उपयोग करेंगे। निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। निस्तारण विधि तो इसके लिए उपयुक्त नहीं है, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है? तो मिलती है। अगर हमने चाय को निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया तो उसमें हमको क्या मिलेगी, चाय की पत्ती आ जाएगी उसमें। अब चाय को एक छलनी में उड़ेल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती है? इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, निस्यंदन कहते हैं। यानी निस्यंदन जो विधि है वो ठोस और द्रव को पृथक करने के लिए काम में ली जाती है। अगर कोई द्रव में ठोस पदार्थ है तो उसको छल्ली लगाकर या फिल्टर पेपर लगाकर हम उसको पृथक कर सकते हैं। अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? तो ऐसा नहीं होता है। हमें हर जगह जो पानी एकदम साफ थोड़ी मिलता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। जैसे ही नल से भी पानी आता है तो हम उसे क्या करते हैं, छान कर मटकी में भरते हैं। कभी कभी नलों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों और नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, यानी गंदा हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी के जैसी अविलय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 5, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला लें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ है? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब गिलास की तली में अगर हम मिट्टी जैसे ही घोलेंगे और कुछ देर के लिए रखेंगे तो मिट्टी तली में बैठ जाएगी। इस विधि को हमने कौन सा नाम दिया था बच्चों? कि कोई भी भारी कण जो तली में बैठ जाता है उसे कौन सा नाम दिया था? अवसाधन। कौन सा नाम देंगे? अवसाधन, है ना। अब जल को बिना हिलाए ग्लास को थोड़ा तिरछा करना है। अब ग्लास को तिरछा कर रहे हैं तो कौन सी विधि हो रही है? निस्तारण विधि। इस ग्लास के ऊपर के जल को दूसरे जल में उड़ेल दीजिए। अब इस प्रक्रम का नाम क्या था? निस्तारण। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसको चाय की छन्नी से छानेंगे तो कुछ अशुद्धियां, क्योंकि इसमें बहुत महीन कण है, तो वो क्या करेंगे, छलनी के साथ पानी के साथ क्या आ जाएंगे, गिलास में आ जाएंगे। तो इसको हम कपड़े की सहायता से छानते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। यदि ये जो छलनी के छानने के बाद या कपड़े के छानने के बाद फिर भी पानी गंदला रहता है तो हमें क्या करना है? यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये देखो, यहाँ पर ये फिल्टर पेपर है और ये है पंकिल जल, जिसको कपड़े और छानने के पश्चात भी जो इसमें अशुद्धियाँ रह गई है तो हमने फिल्टर पेपर को देखो इस तरह से मोड़कर इसका क्या बना लिया, कीप बना लिया और इसको इस बीकर के ऊपर स्टैंड में रख दिया। अब इसमें हमने गंदा जल डाला तो देखो इससे पानी नितर कर हमको साफ पानी प्राप्त होता है। तो जो पंकिल जल है या अशुद्धियाँ हैं, किसी द्रव में से जो ठोस अशुद्धियाँ होती है उसको हम निस्यंदन विधि द्वारा पृथक करते हैं या निस्यंदन के पश्चात फिल्टर पेपर द्वारा छान कर इसे पृथक किया जाता है। साधारणतः फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें से बीजों या ठोस कणों को क्या करना पड़ता है? पृथक करना पड़ता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों व द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से
कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है, क्योंकि जब हम दूध को फटाकर पनीर बनाते हैं तो उसमें दूध के कुछ कण जो होते हैं वो ठोस बन जाते हैं, यानी थोड़े बड़े होते हैं माप में भी और ठोस होते हैं, और बाकी का जो है उसमें पानी प्राप्त होता है। तो उस पानी को जो ठोस भाग है उससे पृथक करने के लिए भी हम जो है निस्यंदन विधि का उपयोग करते हैं। तो आज हमने 4 विधि के बारे में पढ़ा: चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अगले वाले भाग में यानी भाग 3 में इसके आगे कुछ और विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।